हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्टडी ग्रुप। आज है 23 सितंबर 2023 यानी कि 23 सितंबर 2023 और ये है मेरा नाम, ये है मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज ऑफ फैक्ट्स के थ्रू विद डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, Government of India has launched an AI chatbot for which central scheme? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन बी पीएम जनधन योजना, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया मिशन या फिर ऑप्शन डी पीएम किसान स्कीम। तो जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये जो चैटबॉट है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? फॉर पीएम किसान स्कीम, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मीन्स 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के करती तो वो हो जाता सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। क्या होता? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये सेंट्रल सेक्टर है, दैट मीन्स कि पूरा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसको पीएम किसान स्कीम के लिए लॉन्च किया गया है ताकि जो पीएम किसान स्कीम है उसकी रीच को बढ़ाया जा सके। जो भी फार्मर्स हैं उनकी जो क्वेरीज हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके, उनको एक्यूरेट आंसर्स, उनको एक्यूरेट रिस्पॉन्स दिया जा सके। किसको? फार्मर्स की क्वेरीज को। ठीक है, हमारे लिए ये तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे क्या इंपॉर्टेंट है वो है ये स्कीम, कि व्हाट इज दिस स्कीम एंड व्हाई इज इट लॉन्च्ड। तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये है पीएम किसान स्कीम के बारे में डिटेलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि मैंने बताया। इसको लॉन्च किया गया था 24 फेब 2019 को। देखो, स्टेट पीसीएस में डेट भी पूछ ली जाती है, बट अगर आप मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का या किसी का भी, यूपीएससी के मेंस में भी डेट पर्टिकुलरली नहीं आती है, बट हाँ ईयर जरूर आता है। तो अगर आप डेट को एक बार कंफ्यूज भी कर जाए ना याद रखें, बट ईयर जरूर याद रखिए कि इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 24 फेब 2019। कौन सा ईयर? 2019 में पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेंटर ट्रांसफर्स एंड अमाउंट ऑफ, अब इसमें है क्या, इसको लॉन्च क्यों किया गया था और इस लॉन्च में किया क्या गया है, मतलब स्कीम में क्या किया गया है, वो अब है कि सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब जो किसान हैं, ठीक है, उनको एक साल में 6,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि 2-2 हजार करके इनको 6,000 रुपए एक साल में गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रोवाइड करती है डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स। मतलब ये डायरेक्टली जो 6,000 है, जिसको कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है, ये डायरेक्टली जो फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स है ना, उसमें गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है। और इसका कोई मतलब नहीं है कि वो स्मॉल फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है। ठीक है, मतलब कि उसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है या फिर लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है, इससे कोई मतलब नहीं है। सारे फार्मर्स इसके लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट उनको 6,000 रुपए क्रेडिट कर देती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। Which bank has proposed that lenders should classify a borrower as a willful defaulter within 6 months of MPA tag? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी RBI या फिर ऑप्शन डी सेबी। तो दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर मीन्स कि सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उसने बैंक से लोन ले लिया। सपोज इसने लोन ले लिया है 100 करोड़ का, ठीक है। तो
क्या होगा कि ये जो लोन है ना ये चुका नहीं रहा है, जबकि इसके पास कैपेबिलिटी है, मतलब ये चाहे तो ये 100 करोड़ रुपए जो है वो बैंक को चुका सकता है, लेकिन ये चुकाता नहीं है बैंक का लोन, ठीक है। और ये कितने दिन तक नहीं चुकाता है? 90 दिन तक, मीन्स 19 डेज तक वो लोन को पे नहीं करता है बैंक को, जानबूझकर, विलफुल वे में, मतलब जानबूझकर वो लोन पे नहीं करता है बैंक को, तो उसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं। और बैंक ने वही बोला है कि जो भी ऐसे लोग हैं विलफुल डिफॉल्टर हैं जिन पे एनपीए का टैग लग गया है ना, उनको 6 मंथ्स के अंदर, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जो जिन पे एनपीए का टैग लग गया, एनपीए का टैग मतलब कि उन्होंने जो अपना प्रिंसिपल है या फिर जो इंटरेस्ट है उसको 90 डेज के अंदर बैंक को नहीं दिया है, तो वो एनपीए में आ जाते हैं। और ऐसे एनपीए वाले लोग जो हैं उनको 6 महीने के अंदर विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाए बैंक द्वारा। और ये किसने बोला है? तो ये होगा द बैंकर्स बैंक और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक भी है, इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। जो भी हम नोट देखते हैं, जो इशू होता है वो आरबीआई ही करता है। उसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसी जो है, जो कि इन्फ्लेशन को मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, सारी मैनेजमेंट जो है इन्फ्लेशन की मॉनिटरी पॉलिसी, वो आरबीआई ही करता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखें तो आरबीआई के गवर्नर इस टाइम कौन है? तो वो है एक्स शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास जी, ठीक है। इसको आरबीआई को बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था, मींस इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1935 अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत आरबीआई को बनाया गया है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कौन से ईयर में आरबीआई फॉर्म हुआ था? देन इन द ईयर 1935, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता देती हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो अभी मैं बता रही थी उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। तो वो है लोन फॉर विच प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई लोन लिया है बैंक से और बैंक को 90 डेज तक उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर पे नहीं करता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पैसे हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में काउंट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेन है। अब आप ट्रेन से रिलेटेड है, बच्चों वाली ट्रेन नहीं है, बुजुर्गों वाली है, सबके लिए है कि स्वच्छता की ट्रेन इनिशिएटिव इज स्टार्टेड बाय गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको बोलूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर लिखें कि क्या होगा इसका आंसर। आपके पास है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। मीन्स ये जो इनिशिएटिव है ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और गुजरात में ये कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में ये ट्रेन चलाई जा रही है। कहाँ पे? अहमदाबाद में, ठीक है। और ये क्यों चलाई जा रही है? टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस इन द सिटी। मीन्स अहमदाबाद जो सिटी है वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस को प्रमोट करने के लिए ये ट्रेन जो है, स्वच्छता की ट्रेन, ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसको स्टार्ट किसने किया है? तो वो है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। किसने किया है? अहमदाबाद एएमसी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अंडर स्वच्छता पखवाड़ा 2023। जिससे आपको पता है स्वच्छता पखवाड़ा इस टाइम चल रहा है 2023, इसके अंडर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब गुजरात के बारे में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो वो है पटेल भूपेंद्र भाई रजनीकांत। पटेल भूपेंद्र भाई रजनीकांत, ठीक है। ये हमारे साउथ के सुपरस्टार नहीं है। साउथ या फिर हम बोले तो ये तो ऑल ओवर इंडिया के काफी बड़े सुपरस्टार हैं। ये वो नहीं है, ये सीएम है गुजरात के, ठीक है। और गुजरात अभी न्यूज में भी था, क्योंकि आपको पता ही होगा
कि गुजरात डिक्लेरेशन जो है उसको अभी रिलीज किया गया था, G20 जो मीट हुई थी हेल्थ मिनिस्टर्स की गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीट हुई थी, वहां पे गुजरात डिक्लेरेशन जो है उसको रिलीज किया गया था। ठीक है, फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसको भी गुजरात में लॉन्च किया गया था। और इसको किसने किया था? इसको लॉन्च किया था हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। किसने किया था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ गुजरात के नेशनल पार्क्स के बारे में। देखिए, अब ये स्टैटिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। गुजरात में कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो वो हैं 4। ओके, कितने नेशनल पार्क्स हैं? 4 नेशनल पार्क्स हैं। गिर नेशनल पार्क पहला, दूसरा है ब्लैक बग, ठीक है, तीसरा है वंस्टा, VANSDA, ये N है। वंस्टा नेशनल पार्क कौन कौन से हो गए हमारे? गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, वंस्टा नेशनल पार्क हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Volvo company has decided to end diesel car production by which year? Year 2026, 2027, 2024 या फिर 2025? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। जिसने भी ऑप्शन सी मार्क किया है उनका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको जो ये वॉल्वो कंपनी है ना, उसने बोला है कि बाय ईयर 2024 दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग डीजल कार। ठीक है, ये जो वॉल्वो कंपनी, पहले तो ये स्वीडिश कंपनी है और इसने ऐसा डिसीजन लिया है। और ऐसा डिसीजन इसने क्यों लिया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसने एक टारगेट सेट किया है। देखिए, हर किसी को अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए हर एक दिन का। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरे साल का ही टारगेट एक बार में कर लो, क्योंकि आगे पीछे कोई कोई चीजें ऐसे हो जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि आप वो टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं। बहुत बार होता है। और कोई बड़ा टारगेट भी जरूरी नहीं है सेट करने का, छोटा छोटा ही करो, लेकिन करो। ठीक है, क्योंकि एक टारगेट करने से लगता है कि हमें दिन में या फिर पूरी रात, आप भले ही नाइट आउल हो या फिर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले स्टूडेंट हो, कैसे भी हो, अगर आपने एक टारगेट सेट किया है ना तो आपकी एक रूटीन बन जाती है, आपका माइंड उसी हिसाब से चलता है। ठीक है, अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हैं तो आप मिनिमम 80%, 70 to 80% देंगे ही। तो ये जो 70 to 80% होगा ना, ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा, मानिए। ठीक है, उसी तरह इस कंपनी ने भी टारगेट सेट किया है कि बाय ईयर 2030, मतलब 2030 तक, ये जो कंपनी है वॉल्वो कंपनी, ये इलेक्ट्रिक कार सिर्फ बनाएगी। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक, मतलब इसको जाना ही जाएगा एज ऑल इलेक्ट्रिक कार मेकर के तौर पे, ऑल इलेक्ट्रिक कार मेकर के तौर पे वॉल्वो कंपनी को जाना जाएगा बाय ईयर 2030। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। TrueNet टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डायग्नोज विच डिजीज? सी, ये जो टेस्ट है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर साइंस एंड टेक, फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, TrueNet टेस्ट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस टेस्ट। मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों किया जाता है। टू डायग्नोज निपा वायरस, टू डायग्नोज मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिससे दोस्तों आपको पता है कि केरला में निपा वायरस के केसेस जो हैं वो फिर से मतलब स्टार्ट हो गए हैं आना। तो उसके लिए जो CSIR है उसने TrueNet टेस्ट वहां पे परफॉर्म करवाने के लिए बोला है। TrueNet टेस्ट मतलब निपा वायरस के लिए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ निपा वायरस के लिए होता है,
ये टेस्ट कोविड-19, ये जरूर याद रखिए कौन सा और इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 और टीबी के लिए भी होता है, मीन्स ट्यूबरकलोसिस। और अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरकलोसिस, तो वो है बैक्टीरिया। और कौन सी बैक्टीरिया, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया ये ट्यूबरकलोसिस कॉज करता है। तो ये जो ट्रूनेट टेस्ट है, ये अगर हम देखें तो 3 डिजीजेस के लिए परफॉर्म किया जाता है। एक हो गया निपा वायरस, जो कि अभी करेंटली केरला के लिए बोला गया करने को, दूसरा हो गया कोविड-19 और तीसरा हो गया टीबी। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं केरला के कुछ स्टैटिक पार्ट के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो ये कि केरला में जो लिटरेसी रेट है वो पूरी इंडिया का हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। सी हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज ऑफ केरला 94%, मीन्स अगर 100 लोग हैं केरला में तो उसमें से 94% जो लोग हैं, मतलब 94 लोग लिटरेट होंगे। 100 में से 94 लोग लिटरेट हैं अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। मतलब 100 में से 94 जो लोग हैं वो लिटरेट हैं केरला में। देन केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, तो वो है केरला। एंड केरला हैज 6 नेशनल पार्क्स एंड दे आर साइलेंट वैली, एराविकुलम, अनामुडी, मथिकेतन शोला, पेरियार एंड पप्पादम शोला नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं केरला के। ठीक है, और उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो निपा वायरस है, क्योंकि ये क्वेश्चन निपा वायरस से रिलेटेड है, तो थोड़ा निपा वायरस के बारे में बता देती हूँ कि ये जूनोटिक वायरस है। कौन सा वायरस है ये? जूनोटिक। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस पे आपको काफी डिटेल में बताया था, फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जूनोटिक मीन्स कि जो इन्फेक्टेड एनिमल से, देखिए हर एनिमल से नहीं बल्कि इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस में जो ट्रांसमिट होता है वायरस, उसको जूनोटिक वायरस कहते हैं। इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस में। ठीक है, और निपा वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कौन सा एनिमल है जो निपा वायरस को ट्रांसमिट करता है, मतलब फैलाता है, तो वो है फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स, इसको फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और अभी केरला के बारे में हमने न्यूज में पढ़ा था कि केरला ने फ्री ओनम किट डिस्ट्रीब्यूट की है। ओनम फेस्टिवल केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो फ्री ओनम किट है ना, उसको केरला ने डिस्ट्रीब्यूट की है। तिरुवनंतपुरम में केरला का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। लकी बिल ऐप, लकी बिल ऐप, ठीक है, जो कि केरला गवर्नमेंट की ऐप है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया है ताकि बाकी जो स्टेट्स हैं ना इंडिया के, वहां पे भी लकी बिल ऐप को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा हम जान लेते हैं केरला के बारे में कि हु इज द करंट सीएम ऑफ केरला, तो वो है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है दोस्तों, और अभी रिसेंटली FSSAI का जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, उसमें केरला ने टॉप किया है। ठीक है, क्या किया है? केरला ने टॉप किया। विच स्टेट? केरला। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी तो न्यूज रही ट्रूनेट टेस्ट के बारे में, केरला के करंट अफेयर्स के बारे में, प्लस केरला के इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट के भी बारे में, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में इतनी चीजें कैसे याद होंगी, क्योंकि और भी तो चीजें पढ़नी होती हैं। तो कौन कह रहा है एक दिन में याद करने को? आप डेली करंट अफेयर्स देखो, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी मैं आपको पढ़ाती रहूंगी, ताकि आपको चीजें तैयार होती रहें, कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े आपको। ठीक है, according to latest data, rice sowing area of India is option A 411.52 lakh hectares, option B 59.91 lakh hectares, option C
186.07 लाख हेक्टेयर्स या फिर ऑप्शन डी 200 लाख हेक्टेयर्स। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मींस 41.52 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, और ये जो 59.91 लाख हेक्टेयर्स है ये किसका है? तो ये है शुगर केन का। ठीक है, और 186.07 ये किसका है? तो ये है कोर्स सीरियल्स का या फिर श्री अन्ना का। देखिए कोर्स सीरियल्स बोल लीजिए या फिर श्री अन्ना बोल लीजिए, ये उसकी एरिया है। ठीक है, और ये कोई नहीं है। और इसको किसने बताया, ये डेटा किसने रिलीज किया है? तो इसको रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने। चले अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पीस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन 3 23 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 24 सितंबर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल पीस डे इज सेलिब्रेटेड और इज ऑब्जर्व ऑन 21 सितंबर। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सितंबर मंथ की उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे कि ये हैं डेट्स सितंबर मंथ के और ये हैं इंपॉर्टेंट डेज, उस डेट को कौन से इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, वो ये पूरा टेबल है उसका। जैसे कि 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे, इनफैक्ट इंडिया में टीचर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के तौर पे। ठीक है, 7 सितंबर को वर्ल्ड ड्यूचेने मस्कुलर डेस्ट्रोफी डे, कौन सा? वर्ल्ड ड्यूचेने मस्कुलर डेस्ट्रोफी डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 सितंबर को। 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 9 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिमालय दिवस। 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 14 सितंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ, ये ऑफ है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ओजोन डे। 18 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज जो कि हम सितंबर मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हमने रिसेंटली क्या देखा कि 21 सितंबर को हम वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 23 सितंबर को? तो वो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर इनिशिएटिव? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, असम या फिर सिक्किम। तो आपका ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर मीन्स क्या है आपका? तो वो है ऑप्शन सी, मीन्स असम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ठीक है, और अभी असम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों न्यूज में रहा है। हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ी है उसको जरा रिवाइज करवा देती हूँ कि असम का जो चोकुआ राइस है ना, जिसको कि मैजिक राइस भी कहते हैं, उसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है।
ठीक है, चोकोवा राइस या फिर मैजिक राइस भी इसको कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा असम के जो डॉक्टर आर रवि कन्नन हैं, इनको इस साल का मतलब ईयर 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, जिसको कि नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को। ठीक है, उसके अलावा असम गवर्नर ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लॉ लेकर आएगी टू बैन पॉलीगैमी इन स्टेट। मतलब पॉलीगैमी जो असम में चल रही है उसको बैन करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक लॉ लेके आएगी। और असम गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो होती हैं उस पर बैन लगा दिया है। किस पे? प्लास्टिक वाटर बॉटल्स पे। ठीक है, मतलब अगर अब आप असम जाएंगे तो वहां पे आपको प्लास्टिक वाटर बॉटल्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स असम से रिलेटेड जो कि हमने पढ़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ असम के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, यहाँ के नेशनल पार्क्स के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स मेरा करंट अफेयर्स का देखेंगे तो उसमें आप एनवायरमेंट और ज्योग्राफी से भी रिलेटेड असम की चीजें पढ़ पाएंगे जो कि स्टैटिक है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। Who has inaugurated International Lawyers Conference 2023? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी यूनियन लॉ मिनिस्टर या फिर ऑप्शन डी यूनियन फॉरेन मिनिस्टर। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, आपके पास 5 सेकेंड है, आप सोचिए। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 को इनॉग्रेट किया है। और ये कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है ये विज्ञान भवन? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कौन किया है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, या फिर किसने किया इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज? तो इसको ऑर्गेनाइज किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, BCI। किसने? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और ये कॉन्फ्रेंस पहली बार, मतलब ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। किसी भी जगह का फर्स्ट, लास्ट या इंडिया की रैंकिंग जब भी आती है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है? इसको ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है? तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका एम है कि एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करना जहां अलग अलग तरह के नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लीगल टॉपिक्स पर डिस्कशन हो सके। और जो आइडियाज हैं, देखिए अगर नेशनल इंटरनेशनल है तो ऑब्वियसली जो आइडियाज हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठेंगे हर एक की अपनी अलग अलग आइडियाज होंगी, तो वो एक्सचेंज किया जा सके। ठीक है, आइडियाज को एक्सचेंज किया जा सके। दोस्तों आपको अगर हो सकता है शायद मेरे पीछे आवाज आ रही हो, क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पे जो चिड़िया हैं वो बहुत ही आवाज दे रही हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो लोग मेरी खिड़की पे ही बैठी हुई हैं और आवाजें कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फैक्ट्स के थ्रू। इसमें सबसे पहला है किरीटेश्वरी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल हैज बैग्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट तो देखिए सारे ही होते हैं, लेकिन मैं और ज्यादा इसलिए बोल देती हूँ कि जिससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है,
क्योंकि और कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे बेट नहीं कर सकते हैं कि ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन पे मैं टिक लगा देती हूँ कि ये जरूर पढ़ लेना। तो ये जो किरीटेश्वर, मतलब ये जो किरीटेश्वरी विलेज है, ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी जी। और रिसेंटली कोलकाता ने क्या किया है, जो एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम है ना, एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम जो कि पोल्यूशन को बताता है, उसको अडॉप्ट किया है। कौन से इसके डिस्ट्रिक्ट में किया है या सिटी ने? तो वो है कोलकाता। और अभी हमने देखा था, कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था कि जो शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल का, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है यूनेस्को ने। और ये इंडिया का 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कौन सा है ये नंबर? 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है शांति निकेतन इंडिया का, ठीक है। और अब मैं आपको वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा स्टैटिक चीजें बता देती हूँ कि जैसे जो वेस्ट बंगाल है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट है वीट का। स्टेट वाली बात मैं कर रही हूं कि राइस में तो फर्स्ट रैंक पे है, वीट पर ये सेकंड रैंक पर है, सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और यहाँ की जो रिवर है दामोदर, दामोदर रिवर, इसको सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल, दामोदर रिवर को। और आपको यहाँ पता होगा कि यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि लार्जेस्ट रिजर्व है बंगाल टाइगर का। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। कहाँ? सुंदरबन नेशनल पार्क में। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ना, ये मैंग्रोव्स कवर है यहाँ पे, ठीक है, मैंग्रोव्स जो हमें फ्लड से, सॉइल इरोजन से, इन सब चीजों से बचाते हैं प्लांट्स, ट्रीज, इनफैक्ट वही वो मैंग्रोव्स, ये कवर है इनका सुंदरबन नेशनल पार्क में, ठीक है। अब हम दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। सेंट्रल सेल्स 18.09 लाख मिलियन टन ऑफ वीट अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक। मतलब कि सेंटर ने इतने लाख मिलियन टन जो है गेहूं को ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेच दिया है, उसकी बिक्री की है, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या है। तो इसके बारे में यहाँ पे है कि अंडर दिस स्कीम FCI sells, FCI means Food Corporation of India, sells wheat and rice when they are in surplus quantity, means कि जब भी व्हीट और राइस का बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी होती है तो FCI जो है वो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर इस व्हीट और राइस का ई ऑक्शन कर देती है ओपन मार्केट में। मतलब ओपन मार्केट में ये इसको बेच देती है जब भी गेहूं और जो चावल हैं वो सरप्लस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि ये FCI क्या है, क्योंकि ये जो FCI बॉडी है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं कि इसको सेटअप किया गया था इन द ईयर 1965 अंडर फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी है FCI, ठीक है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके करंट चेयरमैन है अशोक कुमार मीना। कौन है? अशोक कुमार मीना। अब हम आगे देखते हैं। हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन will be the flag bearers of 19th एशियन गेम्स 2023। मीन्स हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं और लवलीना बोरगोहेन जो कि एक बॉक्सर हैं, ये दोनों
जो एशियन गेम्स हो रहा है जो कि चाइना में होगा, उसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर्स होंगे। ठीक है। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च ऑफिसर्स डेस्क सिस्टम टू एक्सिलरेट सेक्रेटेरिएट वर्क्स एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिस्पोजल ऑफ फाइल्स। तो ये जो ऑफिसर्स डेस्क सिस्टम है इसको किसने लॉन्च किया है? तो उसको लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने, ताकि जो सेक्रेटेरिएट है वहां का जो वर्क है उसमें तेजी लाया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, जो कि वहां पे फाइल्स होती हैं ना, जो भी वो लोग काम करते हैं, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके। ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी विल, यहाँ पे लेड होगा, विल ले द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी ऑन 23 सितंबर। मतलब आज जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बनारस में या फिर वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे, फाउंडेशन रखेंगे। ठीक है। कौन से दिन? 23 सितंबर को। जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये वाराणसी में बनाया जा रहा है। और इस स्टेडियम की थीम क्या है? तो इसकी थीम है लॉर्ड शिवा। कौन? लॉर्ड शिवा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। पंजाब सीएम लॉन्चेस नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा इन विधानसभा। ठीक है। तो जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान जी, कौन है यहाँ के सीएम? भगवंत मान जी। इन्होंने नेवा को विधानसभा में लॉन्च किया है। नेवा मीन्स नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। ठीक है। ईरान परेड्स न्यू लॉन्गेस्ट रेंज ड्रोन इन द वर्ल्ड ऑन 1980s इराक वॉर एनिवर्सरी। मतलब ईरान और इराक के बीच में जो वॉर हुई थी 1980s में, ठीक है, उसकी एनिवर्सरी पर ईरान ने दुनिया का सबसे लंबा रेंज वाला ड्रोन जो है उसकी परेड करवाई है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री हैज लॉन्गेस्ट रेंज ड्रोन इन द वर्ल्ड, तो वो होगा ईरान। देखिए जहां भी टॉप होता है या फिर हाईएस्ट होता है, लॉन्गेस्ट मतलब जो भी चीजें एक्सट्रीम पे होती, टॉप पर होती, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच।